नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम लेकर आए हैं और नई शिक्षा नीति को लागू हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उसके तमाम आयामों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपांकुर जोशी। दीपांकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, दीपांकुर जी हमें बताएंगे कि लॉ के हवाले से क्या वो चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति में कुछ और ऐड होना चाहिए या उनका क्या मानना है शिक्षा नीति के बारे में, उस पर मैं चाहती हूँ दीपांकुर जी आप अपनी बात रखें। जी धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज ये अवसर दिया कि नई शिक्षा नीति पर हम बात कर सकें। मैं विधि के पर्सपेक्टिव में जो नई शिक्षा नीति है उसके संदर्भ में अपने विचार रखना चाहूंगा। जहां एक तरफ नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है वो कई तरह से विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज को कैटेगराइज कर रही है और उसमें ये उपबंध है कि शिक्षा की पहुंच जन जन तक की जाए, दूरस्थ जो विद्यार्थी हमारे हैं वहां तक शिक्षा को पहुंचाया जाए और दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के माध्यम से लगभग सभी जो आपके स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग विधाएं हैं, उनमें विद्यार्थी अध्ययन कर सकें, अध्यापन कराया जा सके। ये सब चीजें नई शिक्षा नीति इस पर बात करती है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य पर्सपेक्टिव है मेरा वो है कि विधि की शिक्षा दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच कैसे हो। यहाँ पर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा क्योंकि पिछले कुछ समय में जो कुछ परिवर्तन हुए हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा को से संचालित जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पर जो हमारा बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ करता था, LLM का कार्यक्रम, मास्टर इन लॉज का कार्यक्रम, उस पर कुछ कारणों से उसको सस्पेंड कर दिया गया और भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय में जो मुक्त शिक्षा से संबंध हैं ये कोर्स अब संचालित नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में मैं अपने विचार रखना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य के एक ज्योग्राफिकली बहुत दिक्कत वाले राज्य में, जहां पर विद्यार्थी बहुत दूर दूर रहते हैं, कई ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, हर मौसम में आपदा आती है, पहाड़ गिरते हैं, वहां तक जब हम कहते हैं कि शिक्षा आपके द्वार और हर शिक्षा, हर विधा विद्यार्थी तक पहुंचे, तो वहां पर आखिर विद्यार्थी विधि की शिक्षा से अछूते क्यों रहे। ये मेरा पॉइंट है कि LLM या विधि के जुड़ी हुई जो अन्य शिक्षाएं हैं उसको भी विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना चाहिए और दूरस्थ और मुक्त विश्वविद्यालय ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जब LLM के हमारे मास्टर ऑफ लॉज के कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो विधि की शिक्षा से विद्यार्थी अछूते हो गए। ये एक विषय है जिस पर मुझे लगता है कि समग्र विचार करने की आवश्यकता है। जो भी संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से विधि की शिक्षा को भी विद्यार्थियों की पहुंच में लाया जाए। अभी जो शिक्षा नीति बनी है इसमें उच्च शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हैं, तो विधि को लेकर भी क्या कुछ इसमें बातें की गई हैं? जहां तक इसका अध्ययन मैंने किया है तो सीधी तौर पर तो ये शिक्षा की बात करता है और हर विधा को विद्यार्थियों की पहुंच में लाने की बात करता है। स्पेसिफिक अगर हम कहें तो ऐसी विधि के बारे में सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इसीलिए मैं ये बात यहाँ पर करने के लिए आया हूँ कि विधि को भी इसमें या विधि की शिक्षा को भी सुलभ कराने के लिए प्रावधान अगर स्पेशली हो जाएंगे तो जो दिक्कतें आ रही हैं इस शिक्षा को। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इससे और क्या अच्छा होगा स्टूडेंट्स के हित में, क्या भला होगा अगर हम ये सब करें तो। जैसे एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि कुमाऊं और गढ़वाल के रीजन में जो विधि की शिक्षा देने वाले संस्थाएं हैं, संस्थान हैं, उनकी अल्पता है। आप देखेंगे कि कुमाऊं में केवल एक कुमाऊं विश्वविद्यालय में ही जो है विधि की शिक्षा से का फैकल्टी ऑफ लॉ का पहले अल्मोड़ा में डिपार्टमेंट था, अब खैर 2 विश्वविद्यालय बन गए हैं, तो जो फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो आपके SSG विश्वविद्यालय में चला गया है। लेकिन पूरे कुमाऊं के इतने बड़े इलाके में केवल एक ही विश्वविद्यालय है जो विधि की शिक्षा देता है। यद्यपि कुछ प्राइवेट संस्थान हैं जो उससे संबद्ध हैं। इसी प्रकार से गढ़वाल की भी स्थिति है, केवल एक महाविद्यालय है आपका उत्तरकाशी में, बल्कि गोपेश्वर में हम कहें, वहां पर ही केवल एक डिग्री कॉलेज में विधि की शिक्षा का अध्यापन कराया जाता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो हम लोग महसूस करते हैं और विधि की शिक्षा को विद्यार्थियों तक कैसे सुलभ करा जाए, जहां पर पहाड़ी इलाकों में हमारे छात्र छात्राएं रहते हैं, बहुत दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, वहां तक हम उन तक कैसे पहुंचे। तो दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के विश्वविद्यालय एक माध्यम हो सकते थे
कि हम विद्यार्थियों तक विधि की शिक्षा को भी पहुंचाएं। लेकिन ये उपलब्धता नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे मानक इसके लिए तय किए जा सकते हैं यूजीसी और बीसीआई के द्वारा कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से विधि की शिक्षा को भी विद्यार्थियों तक उपलब्ध कराया जा सके। वो क्या मानक हो, क्या हो, इस पर काफी विमर्श करने की आवश्यकता है। जी जी, क्या लगता है आपको कि क्या दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि रेगुलर मोड में आप प्रॉपर 5 साल पढ़ाई करते हैं लॉ की, कैसे हम ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से कैसे लॉ की पढ़ाई करा सकते हैं? क्या चुनौतियां आपको लगता है कि फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ समय से जब दूरस्थ और मुक्त शिक्षा को, और अब पिछले ये 2 साल के समय में हमने देखा कि कोविड का जब प्रभाव पड़ा तो ऑनलाइन ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है, पॉपुलर हो रही है। इवन स्कूल्स भी सब अपने ऑनलाइन माध्यम से ही विद्यार्थियों का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को यूजीसी अपने लेटर में जो है वो जितने भी परंपरागत विश्वविद्यालय उसके समकक्ष मानता है। वहां पर स्थिति ये है, जैसे प्रैक्टिकल के जो विषय हैं, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर उनको प्रैक्टिकल्स विज्ञान में चल रहे हैं। विद्यार्थी दूर हैं, लेकिन जो हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, जो महाविद्यालय हैं, उनके माध्यम से उनको प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। जब प्रैक्टिकल जैसे विषय दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के माध्यम से संचालित हो सकते हैं तो विधि की शिक्षा भी मुझे लगता है कि इस माध्यम के द्वारा दी जा सकती है। जो उसके लिए दिक्कतें हैं, अगर ऐसा लगता है रेगुलेटरी बॉडीज को कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से वो कैसे होंगी, तो उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया जा सकता है, एक शेड्यूल बनाया जा सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, या कोर्ट जाने के लिए जो है कंपलसरी उसमें एक शेड्यूल हो सकता है, उसके द्वारा ये शिक्षा दी जा सकती है। क्योंकि अब आने वाले भविष्य तो ऑनलाइन शिक्षा का ही है, हम देख रहे हैं जिस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस सोच से उभर कर बाहर आने की आवश्यकता है कि विधि की शिक्षा को केवल परंपरागत विश्वविद्यालय ही देंगे और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालय इसको नहीं संचालित कर सकते हैं, या यहां से निकलने वाले विद्यार्थी योग्य नहीं होते हैं। ये जो मानसिकता है इसको बदलने की आवश्यकता है। जब मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा से विद्यार्थी विज्ञान के अध्ययन कर सकता है, आईटी की पढ़ाई कर सकता है, कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकता है, जहां पर सभी जगह आपके कंप्यूटर लैब्स की जरूरत होती है, और उसको हम लोग संचालित कर रहे हैं और पूरे देश में संचालित हो रहे हैं, तो विधि की शिक्षा इससे अछूती क्यों रहे? जी, बिल्कुल सही बात है कि हम तैयारी तो करें, उसके अल्टरनेट तो तैयार करें। जी, तो अभी इस वक्त पूरे देश भर में किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई नहीं होती है। अब लॉ कहना तो, क्योंकि लॉ LLB, LLM, हाँ, एक लॉ तो एक बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन यहाँ पर हम कहें कि स्पेसिफिकली मेंशन करें कि जो LLB, BLLB या जो स्नातक वाले कार्यक्रम है या परास्नातक कार्यक्रम है LLM, इनकी शिक्षा फिलहाल दूरस्थ मुक्त शिक्षा के माध्यम से नहीं दी जा रही है। और हमारा ये मानना है कि इन माध्यमों से भी ये शिक्षा को विद्यार्थियों तक सुलभ कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब जैसे मैंने अभी कहा कि जितने प्रैक्टिकल विषय हैं उनके तक हम मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के दे रहे हैं, तो फिर विधि की शिक्षा को अछूता क्यों रखा जा सकता है? जी जी, तो अभी इस वक्त दीपांकुर जी कौन कौन से कोर्सेज यहाँ से संचालित हो रहे हैं? हाँ, देखिए, इस वक्त हमारा मुक्त विश्वविद्यालय एक सूचना के अधिकार पर सर्टिफिकेट कार्यक्रम संचालित कर रहा है। कुछ तकनीकी दिक्कतों से जो यूजीसी के नए रेगुलेशंस आए हैं, कुछ परिवर्तन हमारे कार्यक्रम में हुआ है। तो फिलहाल 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम स्कूल ऑफ लॉ के माध्यम से संचालित कर रहे हैं, जो हमारे काफी पॉपुलर कार्यक्रम है। उसमें से एक है सूचना के अधिकार पर सर्टिफिकेट कार्यक्रम, और दूसरा है हमारा कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट इन साइबर स्पेस एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये 2 कार्यक्रम फिलहाल हम लोग अपने मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से संचालित कर रहे हैं, और दोनों ही बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही पॉपुलर, और लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, सभी लोगों के लिए काफी लाभ पहुंचाने वाले दोनों कार्यक्रम हम लोग संचालित कर रहे हैं। जी, लॉ के फील्ड में काफी कम लोग आते हैं, थोड़ा कुछ हटके, मतलब क्या लगता है आपको कि एक आम चॉइस क्यों नहीं है लॉ? नहीं, ऐसा कहना इसमें आपसे ऐसा है क्या? हाँ, कि विधि की शिक्षा से लोगों का रुझान है, और आप देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कुमाऊं विश्वविद्यालय या गढ़वाल के दूसरे विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, लगभग सभी जगह जितनी भी सीटें अलॉट हुई हैं उनको, तो वहां पर सारे 100% वहां पर सीटें फुल रहती हैं। तो विद्यार्थी नहीं है या लॉ की शिक्षा को लोग पसंद नहीं करते, ये कहना उचित नहीं है। लॉ की शिक्षा में बहुत संभावनाएं हैं भविष्य की, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी से जुड़े हुए भी हैं, और अगर हमें यह अवसर मिलेगा मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इस शिक्षा को आगे प्रसारित करने का, तो और ज्यादा विद्यार्थी इससे जुड़ेंगे। जी, तो इसके हिसाब से अगर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको कहीं न कहीं एक नुकसान हो रहा है कि सरकारी सीट्स कम हैं। हाँ। केवल 2 ही कॉलेज पूरे उत्तराखंड में हैं, उसमें भी काफी लिमिटेड सीट्स होंगी, तो ज्यादातर लोगों को प्राइवेट से जो है लॉ करना पड़ता है। हाँ, ये आप कह सकते तो ओपन से अगर एक ये लॉ खुलता है तो एक बहुत बड़ा अवसर उन लोगों के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि हमें भी, मुक्त विश्वविद्यालयों को भी विधि की शिक्षा को संचालित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जो दिक्कतें हैं, जो तकनीकी समस्याएं हैं, उनका समाधान के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई जा सकती है। बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूजीसी मिलकर इसके लिए कोई एक मार्ग निकाल सकते हैं, जिससे कि विधि शिक्षा को विद्यार्थियों तक, शिक्षार्थियों तक इसको हम उपलब्ध करा सकें। जी। थोड़ा अगर चलते चलते बीसीआई के बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें कि उसका कितना दखल रहता है, मतलब सामान्य तौर पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हमारे देश में विधि की शिक्षा को संचालित कराने की सबसे बड़ी संस्था है। और आमतौर पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, यानी कि जैसे कि स्नातक के जो कार्यक्रम हैं, उनको आमतौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करती है। 1961 का जो है अधिवक्ता अधिनियम है, जिसके द्वारा विधि की शिक्षा को रेगुलेट करने की पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होती है और वही जितनी भी विधि की शिक्षा है उसको संचालित करता है। मुख्य रूप से जितने भी व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज लॉ से संबंधित है, उनको रेगुलेट करने की बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। जी, तो बीसीआई ने नई शिक्षा नीति में क्या अपनी बात मजबूती से नहीं रखी, ऐसा कहा जा सकता है? क्या ये बात इससे पहले, अभी शिक्षा नीति बनाने से पहले नहीं उठी होगी कि मुक्त विश्वविद्यालयों को भी ये जिम्मा दिया जाए, क्योंकि पूरा एक रॉ बह रही है ओपन और डिस्टेंस लर्निंग की, अब उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक चूक सी है कि नहीं, ऐसा है कि एक्चुअली नई शिक्षा नीति में कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम को प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो अब हम उसको किस तरह से पढ़ते हैं और कैसे देखते हैं, ये पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जिनको कोर्सेज को मान्यता देने का अधिकार दिया गया है, वो किस तरह से इसको देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि नई शिक्षा नीति तो हर विधा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की बात करती है। जी। तो मैं ये नहीं मतलब कभी भी उसमें ये चीजें ऐड की जा सकती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, बल्कि की जानी चाहिए और की जा सकती हैं कि स्पेसिफिकली भी अगर मेंशन कर दिया जाए कि भाई विधि की शिक्षा को भी उपलब्ध कराया जाए, तो नई शिक्षा नीति जो है ज्यादा प्रासंगिक होगी और ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा। और मुझे लगता है कि 1 साल पूरा होने पर ही अगर इसकी इस तरह की विवेचनाएं हम विमर्श करें तो नई चीजें सामने निकल कर आएंगी, तो उनको हम उम्मीद करेंगे कि वो चीजें ऐड की जाएं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जो चर्चा की शुरुआत आज आपने की है अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए, प्रदेश स्तर पर भी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच में भी संगोष्ठियां होनी चाहिए और अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी विधि की शिक्षा में चुके हैं कि विधि की शिक्षा को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कैसे उन तक उपलब्ध कराया जाए, इस बारे में विमर्श होना चाहिए। निश्चित रूप से आज आप बहुत अच्छी पहल आपने की है कि इस विषय को आपने चर्चा के लिए आज चुना। जी, तो दीपांकुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कॉन्क्रीट बात रखी बहुत कम समय में, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।